दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर बहुत कुछ हमने देखा है। चुनावी मंचों से भी देखा है और हर कीमत पर जो है इस बिल को पास करने की बात कही जा रही है। मेरे साथ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद कासिम रसूल साहब मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर सर ये जो बातें कही जा रही हैं किसी भी कीमत पर इसको बिल्कुल ला कर रहेंगे, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके बारे में सोच रहा है और क्या रणनीति तैयार की गई है इसको रोकने के लिए? देखिए, असल में इसके लिए जितने ऐसे इक़दामात हैं जिसके नतीजे में हम पार्लियामेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं, जी। उसको हमने कोशिश की है। जी। मिसाल के तौर पे हमने अपोज़िशन की तमाम पार्टियों से मुलाकातें की। जी। उसके अलावा हमने एनडीए के पार्टनर से मुलाकातें की। जी। उसके अलावा हमने जो है इस सिलसिले में जो दूसरी अक़लियतें हैं और दूसरे जो तबक़ात हैं उनसे मुलाकातें की, जी। जैसे ट्राइबल्स हैं जी। और दलित हैं और सिख हैं, ईसाई हैं, जी। उन सब से मुलाकातें की। जी। और हमारी कोशिश ये है कि हम कि किसी तरह से ये अच्छा, दूसरी बात है कि हमने जेपीसी के अंदर जी। बहुत भरपूर तरीके से अपनी बात रखी। जी। और उसके बाद हमने अपना एक डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया कि भाई ये बिल किस तरह से हमारे यानी मतलब ये कि वफ़ की जायदादों को बजाय सेव करने के हड़प करने की तैयारी कर रहा है। जी। इसके साथ साथ हमने ये कोशिश भी की है कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल इन सब कोशिशों के बावजूद जी। मंजूर हो जाता है या ये कि इसको पेश किया, और देखिए हमारी कोशिशों ही का एक नतीजा ये भी है कि हमने जो जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनसे भी फ़र्दन फ़र्दन मुलाकातें की। जी। और बिलाखिर वो जो है यानी अब उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, जी। मज़ीद और वो लोग बुला रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। जी। तो इन द मीन टाइम हमारी कोशिश ये है कि जब तक कि ये बिल पार्लियामेंट में पेश होता है उस वक्त तक के और भी पॉसिबल इक़दामात क्या क्या हो सकते हैं। जी। हो सकता है कुछ दिन बाद हम कुछ और तबक़ात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी। तो ये हम ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वक़्त का जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ़ वक़्त तक महदूद नहीं रहेगा। जो जी। दूसरे तबक़ात के औक़ाफ़ हैं, यानी जी। हिंदुओं के औक़ाफ़ है या सिखों के औक़ाफ़ हैं या ईसाइयों के औक़ाफ़ हैं, इन सब पर अटैक होगा। जी। तो ये मसला सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम अभी तक तो हमने सिखों को, ईसाइयों को और लोगों को जोड़ा है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि अब हिंदुओं के भी जो मठ हैं जी। और हिंदुओं के भी बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं जिनके अपने औक़ाफ़ हैं और उनको सिमिलर किस्म की चीज़ें हासिल हैं, जी। उनको भी साथ लेने की हम कोशिश करेंगे। जी। इन द मीन टाइम जब तक कि ये बिल पेश नहीं होता उस वक़्त तक कि ये तमाम इक़दामात किए जाएँगे। जी। और अगर खुदा न ख़ास्ता इन सब कोशिशों के बावजूद बिल पेश होता है, चाहे वो माइनर अमेंडमेंट के साथ आता हो या ये कि पूरा बिल एज़ इट इज़ आता हो, उस सूरत में हमने ये फ़ैसला किया है कि पार्लियामेंट में तो जो इसकी मुखालफत होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जी। लेकिन अगर सब कोशिशों के बावजूद भी बिल पास हो गया तो फिर हमने ये इंटीमेट किया है कि उसके बाद फिर हम इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे पूरे देश के जी। अंदर। सर, अभी बेंगलोर में एक इजलास हुआ है, उसमें क्या फैसले लिए गए हैं ये बताइए सर? देखिए, बेंगलुरु का जो इजलास था बेसिकली वो इजलास तो इंतखाबी इजलास था। उसमें सदर का इंतखाब था, आमला का इंतखाब था, फिर सदर के ज़रिए से ऑफिस बेयर्स का अपॉइंटमेंट था। वो रूटीन के सब काम हुए। जी। उसके साथ-साथ 2-3 बहुत अहम फ़ैसले लिए गए। एक फ़ैसला तो यही लिया गया जो मैंने अभी बताया आपको कि वक़्फ़ के सिलसिले में हम क्या इक़दामात करेंगे। जी। और दूसरी बात ये कि यूसीसी के सिलसिले में जी। जो उत्तराखंड में जो यूसीसी पेश हुआ और मंज़ूर हो गया अदालत वो तो उसको चैलेंज करने का फ़ैसला हो गया है। जी। और हमने उसकी तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीद है कि ये इसी महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर हम उसमें उसके खिलाफ जाएँगे। जी। जी। इसके साथ-साथ ये एक मसला और चल रहा है जो अदालतों में इस वक़्त में, वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट से मुतल्लिक़ है। जी। उसके बारे में भी हमारी लीगल कमेटी काम कर रही है कि चूँकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट के सिलसिले में कई पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हैं। जी। वो अभी सुनवाई के मौके पे नहीं आए हैं। जी। तो उम्मीद ये है कि ये जो संभल वाला इशू आया है इसके ज़ैल में वो सब चीज़ें एक बार फिर ज़ेर बहस आएँगी। जी। तो हमारी लीगल टीम उसकी पूरी तैयारी कर रही है कि हम बैकडोर से, यानी ज़ाहिर है कि जो लोग पिटिशनर हैं उनको हम हर तरह से मदद देने की कोशिश करेंगे। सर, आप उन्हें मदद देने की कोशिश करें, लेकिन संभल में 5 लोगों की शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है थोड़ी दम में, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी डेलीगेशन अभी तक वहाँ नहीं गया है। ये मतलब इसको कैसे देख रहे हैं सर आप लोग? देखिए, मुस्लिम फैसला बोर्ड जो है वो कोई वैसी तंजीम नहीं है जैसी और तंजीमें होती हैं। मुस्लिम फैसला बोर्ड अपेक्स बॉडी है जी। और तमाम ही तंजीमें उसका हिस्सा हैं। जी। तो मुस्लिम फैसला बोर्ड के यानी जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस या दूसरी तंजीमें भी अगर वहाँ जाती है जी। तो वो पर्सनल लॉ बोर्ड का ही यानी रिप्रेजेंटेशन होता है। जी।
पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय कर रखा है कि जो शरीयत से मुतल्लिक़ मामलात हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ पर्सनल लॉ से रास्त होता है, उन मामलात में तो वो तमाम इक़दामात करेगा, रास्त इक़दामात। लेकिन जो मामलात तो पर्सनल लॉ के दायरे में नहीं आते, उन मामलात पे स्टेटमेंट वगैरह देगा, उन मामलात में अपनी पोजीशन स्टेट करेगा। वो बोर्ड ने फ़ौरन ही इस पे स्टेटमेंट दिया था और तमाम अखबारात में वो चीज़ शाये हो चुकी है, यानी अजमेर और संभल को मिलाकर जो हमने स्टेटमेंट दिया था। अलबत्ता ये देखिए वहाँ हमारा प्रोग्राम जाने का था वहाँ पे संभल में, लेकिन संभल में बाहर के लोगों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, आयद कर दी। कोई अब आदमी बाहर का जा नहीं सकता, और जैसा कि आज राहुल गांधी या प्रियंका जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। तो अब वो वहाँ पे कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता है। जो लोग जा चुके, अब किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। जमीयत वालों ने 5-5 लाख रुपए के चेक दिए, उन लोगों से मिले, उनको कैसे जाने दिया गया वहाँ पर? वो पहले जा चुके हैं। पहले हाँ, पहले जमात का डेलीगेशन भी किया, जमीयत का डेलीगेशन भी किया, लेकिन उसके बाद से फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी वहाँ। जी। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदने की बात हो रही है, ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर बात हो रही है, बदायूं की मस्जिद को लेकर बात हो रही है, संभल की जो मस्जिद है इसका पूरा मसला तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो इसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो की जानी चाहिए? इस लोग जो हैं ये याचिकाएँ दे रहे हैं, जो नीचे के कोर्ट होते हैं वो इनको मंजूर कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए आखिर क्या काम होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मामला ना हो? जबकि वर्शिप एक्ट की काफ़ी बात होती है, उसके तहत ये कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन बावजूद इसके भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें रुक जाएँ? देखिए, इसमें असल में एक बुनियादी बात ये है कि मुकामी अदालतें हैं, ये जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट के सिलसिले में जब ये मसला ज्ञान वापी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उसमें एक वर्बल ऑब्जर्वेशन चंद्रचूड़ साहब की थी। बिल्कुल। और वो वर्बल ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर सर्वे किया जाता है, जी। तो सर्वे करने में वर्शिप प्लेसेस एक्ट माने नहीं है। जी। लेकिन ये तो वर्बल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद पर जो मुकदमे का फ़ैसला दिया गया था, उसमें इस यानी जिस एक्ट को दोबारा स्ट्रेस किया गया था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट को, और ये कहा गया था कि अब वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी में अब कोई नया पिटिशन या नया कोई तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर 15 अगस्त 1947 को कोई इबादतगाह किसी भी फ़िरक़े की अगर थी, इस्तेमाल हो रही थी इबादतगाह की हैसियत से, तो अब उस पर कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं कर सकते। ये जो वर्डिक्ट है 2019 का, ये वर्डिक्ट निचली अदालतों के लिए नज़ीर है। निचली अदालतें वर्बल ऑब्जर्वेशन को नज़ीर नहीं बना सकती। तो ये जो निचली अदालतें कर रही है, इसके ख़िलाफ़ अभी ये जो हमारा पिटिशन ऑलरेडी फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम इस बात को दोबारा स्ट्रेस करना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर बेंच एक फ़ैसला दे चुकी है और उसमें ये कह चुकी है कि किसी नए तनाज़े के लिए अब इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस फैसले को स्ट्रेस करे और निचली अदालतों को मना करे साफ साफ कि वो कोई नया तनाज़ा नहीं लेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता इस मुल्क में नहीं है। जी। सर, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ और जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर एक्टिव है, और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है आगे कि वक्फ बोर्ड का ये बिल पास हो जाता तो उसके लिए तैयारी पूरी है कि भाई जन आंदोलन होगा, सड़कों पर लोगों को उतार लिया जाएगा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले ये फैसला किया है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये बिल मंजूर हो जाता है इसी हालत में जिस हालत में पेश हुआ है, तो उस सूरत में हम जन आंदोलन का आगाज़ जो करेंगे वो पहले पर्सनल लॉ बोर्ड की जो टॉप लीडरशिप है और मुस्लिम तंजीमों की जो टॉप लीडरशिप है वो दिल्ली में गिरफ्तारी देगी, धरना देगी, सिट इन धरने का एहतमाम करेगी, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो फिर हम एक अवामी जन आंदोलन छेड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, जिस तरह से लगातार बातें हो रही हैं वक्फ बिल को लेकर, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो मंचों से दिए जाते हैं कि किसी भी हाल में जो है ये वक्फ बिल जो है पास हो जाएगा। पूरी जो वार्तालाप है आपने सुन ली है कि क्या कुछ उसकी तैयारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो किस हद तक चला जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, अगर उन पर भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो केस है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लड़ा था, और आगे आप देख रहे हैं कि फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह से लेकर दिल्ली राजधानी में जो जमा मस्जिद है उसकी सीढ़ियाँ खोदने तक की बात हो रही है, और फिर बदायूं की मस्जिद, संभल की मस्जिद, और कर्नाटक में एक बीदर में जो एक दरगाह है, इन तमाम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं लेकर लगातार बातें हो रही हैं। उन पर याचिकाएं डल रही, जो लोअर कोर्ट है उनको मंजूरी देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो तनाज़े वाला मामला होता है और देश में जो शांति का एक माहौल है उसको ख़राब किया जाता है। मिलत टाइम्स के लिए मैं मज़हर खान, कैमरा पर्सन अफसर के साथ, दिल्ली। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए।
ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने पर हैं और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।